बच्चों, आज मैं आपको नया टॉपिक शुरू करा रही हूँ। टॉपिक का नाम है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन। वन संसाधन एक प्रमुख स्थलीय प्राकृतिक संसाधन है जो प्राकृतिक वनस्पति समूह का बहुत ही अभिन्न घटक है। भौतिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय प्राकृतिक वनस्पति कहलाता है, जिसमें पेड़, पौधे, झाड़ियाँ तथा घास को शामिल किया जाता है। ये पादप समुदाय विभिन्न आकार व स्वरूप तथा ऊंचाई वाले होते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की विस्तृत विवेचना करने से पूर्व वनस्पति जात, वनस्पति तथा वन में अंतर के विषय में आपको जानकारी दूंगी। वनस्पति जात किसी भौगोलिक प्रदेश में किसी समय विशेष से संबंधित समस्त जातियों के पेड़, पौधे तथा झाड़ियाँ वनस्पति जात कहलाती हैं। इन्हें जाति विशेष के आधार पर एक वर्ग में सूचीबद्ध किया जा सकता है। वनस्पति पेड़ पौधों की जाति विशेष जैसे वृक्ष, छोटे पौधे, झाड़ियाँ, घास, सूक्ष्म कार्क, लाइकेन का विशिष्ट समूह वनस्पति कहलाता है, जो किसी भौगोलिक परिवेश में एक दूसरे के साथ साहचर्य से रहते हैं। अब आता है वन, फॉरेस्ट। वृक्षों एवं झाड़ियों से आवृत बड़े भूभाग को वन कहते हैं। इस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में वृक्षों की प्रधानता होती है। पुरा वनस्पति शास्त्रियों ने प्राकृतिक वनस्पति के उद्भव के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया। प्रथम देशज या स्थानिक, दूसरा विदेशक, जिसे अनेक विद्वानों ने बोरियल भी कहा। प्राकृतिक वनस्पति का विकास उसके भौगोलिक परिवेश से घनिष्ठ रूप में अंतर संबंधित रहता है, जिसका अध्ययन पादप पारिस्थितिकी में किया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की संरचना और स्वरूप के विषय में अब आपको बताती हूँ। वनस्पति का विकास पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक लक्षणों पर निर्भर करता है। इनमें धरातलीय, उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका है, जिसके आधार पर वनस्पति की संरचना एवं स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। वनस्पति की संरचना को पौधों के भौतिक स्वरूप, ऊंचाई एवं आकार के आधार पर हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे संरचना एवं स्वरूप के आधार पर वनस्पति के अनेक रूप हैं। जैसे वृक्ष, यह काष्ठ युक्त तथा दीर्घ आयु वाले पौधे होते हैं तथा ऊपरी भाग में शाखाओं की पत्तियों से युक्त वितान होती है। झाड़ी, ये भी काष्ठ वाली लंबी आयु के पौधे होते हैं, लेकिन इनका तना भू सतह के पास से ही विभक्त हो जाता है तथा धरातल के पास से ये पत्तियों की सघनता बढ़ जाती है। महालताएं, ये किसी वृक्ष या झाड़ी के सहारे विकसित होती हैं तथा इनका तना काष्ठ युक्त होता है, लेकिन पतला एवं टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये विषुवतीय रेखीय सदाबहारी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक मिलती है। तीसरा आता है, जो भी है तीसरा चौथा, ये लताएं, ये दूसरे पौधों पर विकसित होती हैं, लेकिन अनेक बार
ये स्वतंत्र रूप से धरातल पर भी विकसित हो जाती हैं। ये कठलता में छोटी होती हैं तथा विषुवत रेखीय सदाबहारी वनों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। तृण, ये काष्ठविहीन कोमल एवं छोटे पौधे होते हैं जो विविध रूपी पत्तियों वाले होते हैं। ये एक वृक्षीय पादप है, लेकिन कुछ दीर्घायु भी होते हैं। इसके बाद आता है घास। घास भी तृण सदृश है। अंतर केवल इतना है कि इसकी तृण की पत्तियां चौड़ी होती हैं, जबकि घास की पत्तियां पतली होती हैं। इनकी ऊंचाई झाड़ियों की तुलना में कम होती है। अब आता है लाइकेन। भू सतह के समीप पाए जाने वाली काष्ठविहीन शैवाल एवं कवक को लाइकेन कहते हैं, जिनकी पत्तियां नहीं होती हैं। ये प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। अब बच्चों, ये वनस्पति जो एशिया महाद्वीप के अंदर विभिन्न रूपों में पाई जाती हैं। अब आता है आपका प्राकृतिक वनस्पति पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का आकार, उसकी अवस्थिति एवं प्रकृति पे विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है, जैसे उच्चावच, भूमध्य रेखा से दूरी, जलवायु जिसमें तापमान और सूर्य का प्रकाश, वर्षा, पवन, भूमिगत जल, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, मानवीय बसाव, ये सब कारक ऐसे हैं जो एशिया की वनस्पति पर अपना गहरा प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है। तो बच्चों, मैं अब हर एक पॉइंट का कल आपको विस्तृत रूप में बताऊंगी। धन्यवाद।